एक बार बाइक कैमरा को बटन दबा दो और आप फिर बाहर में काम कर लो। अभी पूरे डिस्टर्ब मत करो थोड़ी देर। कहाँ गया? हाँ जी दोस्तों, नमस्कार सभी को। रोमा यादव, प्रवीण, नगेंद्र, संगम, नीनू, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए आज से आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो टेट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर है, बात करें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, उस सब्जेक्ट की आज हमें बात करनी है। पारुल यादव नमस्ते। तो उस सब्जेक्ट की हमें बात करनी है। पेडागोजी की हम बात करेंगे, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। एक बार जल्दी से आप लाइव कनेक्ट हो जाएं, क्लास शुरू करूँ मैं। फर्स्ट क्लास है आपकी। भारती चौधरी नमस्ते। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने दिन से मैं साइको की क्लास नहीं लगा रहा था तो आप मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, सर साइको की क्लास कब लगेगी, साइको की क्लास कब लगेगी। और आज जब साइको की क्लास स्टार्ट कर दी तो आप लोग मुझे गिने चुने कैंडिडेट नज़र आ रहे हो। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक की, पढ़ना शुरू करें। आने वाले आते रहेंगे, जिनको बाद में देखना है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश क्या करो कि लाइव कनेक्ट रह सकें, क्योंकि अगर आप लाइव कनेक्ट रहेंगे तो किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे यहीं पर कंसल्ट कर सकते हैं। पारुल यादव सर लगता है सब सो रहे हैं। संगम शर्मा भी यही कह रहे हैं कि सर सो गए हैं सब। भाई क्या करें, देखिए कुंभकर्ण वेला है, नींद तो हमें भी आती है, समय ही ऐसा है कि इस समय में सबको नींद आती है। आमोद कुमार गर्ग गुड आफ्टरनून भाई। तो चलिए टॉपिक की बात करें। देखिए मैं बात करूं कि अपना जो टेट का पोर्शन होता है, चाहे वो सी टेट है, चाहे फिर वो री टेट या फिर एस टेट, टेट का जो पोर्शन होता है उसमें जो आपका सीडीपी का जो पोर्शन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो आपका पोर्शन आता है, जो कि अबाउट 30 मार्क्स। ये मत समझना कि मैं बातों में समय निकाल रहा हूँ, मैं 2 मिनट का समय लूँगा आपको कुछ समझाने के लिए। सीडीपी का भाइयों जो आपका 30 नंबर का पोर्शन है, इसमें देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक तो आ जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, एक तो यहाँ पर आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन, यानी जिसे हम कह सकते हैं बाल विकास का पोर्शन। और दूसरा जो इसमें पोर्शन आएगा, वो दूसरा पोर्शन इसमें आएगा टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम। तो देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, और टीचिंग और लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक होंगे, शिक्षण अधिगम में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। तो टीचिंग एंड लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपके टॉपिक आते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में, 4 टॉपिक यहाँ पर फिक्स किए गए हैं, जिनमें से एक आता है आरटीई 2009। मैं वैसे मौखिक रूप से बता देता हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट का समय लेकर बता देता हूँ। आरटीई 2009 का टॉपिक होगा क्रियात्मक अनुसंधान होगा, मापन एवं मूल्यांकन होगा। इस प्रकार के जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक हम काउंट करेंगे शिक्षण अधिगम के अंतर्गत। जैसा मैंने बता दिया, मापन मूल्यांकन है, शिक्षण अधिगम के बारे में है, शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण की विधियां हैं, ये इस प्रकार के आरटी वगैरह के टॉपिक शिक्षण अधिगम में काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो चाइल्ड डेवलपमेंट बचा, जिसमें स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं के साथ साथ व्यक्तित्व का टॉपिक है, बुद्धि का टॉपिक है, और विशिष्ट बालकों का टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स की हमें बात करनी है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को दोस्तों हम बाद में उठाएंगे, क्योंकि आमतौर पर लगभग सभी का पढ़ा हुआ होता है, लगभग सभी का पढ़ा हुआ होता है। ऑफलाइन अपनी क्लास चल रही थी लॉकडाउन से पहले, तो उस ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको ये पोर्शन करवा दिया था चाइल्ड डेवलपमेंट का, और ये लगभग सभी का पढ़ा हुआ भी होता है। तो इस पर हम बाद में फोकस करेंगे, पहले मैं टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहा हूँ।
टीचिंग एंड लर्निंग में जैसा मैंने आपको बताया आरटीई का टॉपिक होगा एनसीएफ 2005 है, आरटीई 2009 है, क्रियात्मक अनुसंधान है, मापन और मूल्यांकन है। इन टॉपिक्स की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ते हुए चलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया था, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, थंबनेल में आपने देखा, आज का आपका टॉपिक रहेगा आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। तो देखिए आरटीई के टॉपिक की हम चर्चा करें, हमारे बहुत सारे साथी किताबों में पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आरटीई के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग आप मानकर चलें कि आरटीई के टॉपिक के 3 से 4 क्लास आपके लगेंगी। जैसे आज फर्स्ट क्लास है, 2 से 3 दिन तक आपका आरटीई का टॉपिक चलेगा, तो कंटिन्यू साथ में बने रहना। तो देखिए आरटीई के टॉपिक में हमें बात क्या करनी है। सबसे पहले तो मैं एक बार इसका पूरा नाम बता दूं, आरटीई का पूरा नाम क्या होता है। हालांकि अगर यहां से हम देखें, यहां से केवल आपको इतना ही पता लगेगा, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। नगेंद्र यादव, थैंक्स सर, यहीं से स्टार्ट करना था भाई। बिल्कुल आपकी मनोभावना समझता हूं मैं कि आप कहां से क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मनोभावना समझने के बाद ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो साइकोलॉजी के जो टॉपिक हैं, चाहे वो मोटिवेशन है, वो लर्निंग है, वो पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, ये टॉपिक लगभग सबके पढ़े हुए होते हैं। तो पहले हम टीचिंग और लर्निंग की बात करेंगे। तो आरटीई में यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका यहाँ से आपको नाम दिखाई दे रहा है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। वैसे इसका जो फुल नेम होता है, वो इसका पूरा नाम होता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसे, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान रखना। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी हिंदी में हम इसे कह सकते हैं निःशुल्क एवं शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है, याद रखेंगे आप। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ध्यान रखना, यहां से गलतियां कहाँ होंगी। गलतियां यहां से यहां पर हो जाती हैं कि अगर कभी इसका पूरा नाम भाई एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो 4 ऑप्शन बनेंगे ना, उनमें से जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये डाल दिया गया, दूसरा जो ऑप्शन बनाया जाए, दूसरे ऑप्शन में इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, वो यहाँ पर लिख सकता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। एक ऑप्शन ये बनेगा कंफ्यूज करने के लिए, जहां पर इन शब्दों को इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां पर कई बार एग्जाम में नियम लिखा हुआ आ जाता है, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा नियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम। ये ध्यान रखना, ये नियम नहीं है, ये अधिनियम है। ऑप्शन में वहां पर अगर नियम लिखा हुआ है मतलब गलत हो गया, नियम नहीं करना, अधिनियम करना है। पूरा नाम आप याद रखेंगे, पूरा नाम होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। तो पूरा नाम आपने देख लिया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। चलिए अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक को। तो देखिए जो आरटीई का टॉपिक है ना, इसे मैं 2 भागों में बांटकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उस तरीके से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, इतने सरल तरीके में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको समझते हुए बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 2 तरीकों से मैं बात करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा बिफोर 1947 यानी 1947 से पहले भारत में शिक्षा का प्रारूप क्या था, और एक मैं बात करूंगा आफ्टर 1947 1947 के बाद यानी भारत की आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। तो एक हमें बात करनी है यानी 1947 से पहले, 1947 से पहले यानी भारत की आजादी से पहले, और दूसरे हमें बात करनी है दोस्तों 1947 के बाद। 1947 के बाद यानी भारत की आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए। ध्यान रखना, मैं टॉपिक आरटीई का लेके चल रहा हूं, लेकिन आरटीई पर पहुंचने से पहले मैं आपको यहां पर बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं, जिनमें क्या क्या आ जाएंगे। देखिए जब आप आरटीई से पहले यहां से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1947 से पहले, तो सबसे पहले तो एक टॉपिक आ जाएगा गांधी जी का बेसिक एजुकेशन प्लान यानी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना।
इसके अलावा इसमें आ जाएंगे भारत के सभी आयोग, चाहे वो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है, वो मुद्दालियर आयोग है, वो कोठारी आयोग है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का टॉपिक, डाइट का टॉपिक, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन एनपी 1986, जो एनपी सेकंड 1986 में दूसरी पॉलिसी। सर साथ साथ नोट करें या बाद में नोट करवाओगे? भाई आप केवल समझते रहें यार, ये लिखवाने उखवाने का ये सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ज्योति यादव गुड आफ्टरनून, आप केवल बस समझते रहें जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने बेसिक एजुकेशन प्लान की बात करनी है, एनसीईआरटी की बात करनी है, डाइट की बात करनी है, एनपी 1986। इसके अलावा एक यशपाल समिति आती है, यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी, तो हमें यहाँ पर यशपाल कमेटी की बात करनी है, हमें यहाँ पर पीओए की बात करनी है, पीओए 1992। तो ये सारे टॉपिक ध्यान रखना, ये सारे के सारे टॉपिक आरटीई में कवर होंगे, ये सारे मैं आपको आरटीई के साथ लेकर चलूंगा। तो आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि हम केवल आरटीई का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम एक बहुत लेंथी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जो कि 3 से 4 दिन में पूरा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली क्या थी, 1947 के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार आया, उन सुधारों की हमें बात करनी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा? ये भाई मैंने आपको केवल ये बताया है, टॉपिक के बारे में बताया है कि आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो चलिए अब मैं आरटीई का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और आरटीई 2009 में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत की आज़ादी से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में जो एजुकेशन, भारत में जो शिक्षा हुआ करते, वो शिक्षा की स्थिति क्या थी, वो मैं एक बार आपको सबसे पहले बता दूं, किस प्रकार से समझते रहना। देखिए, पहले आपको पता होगा कि भारत में गुरुकुल पद्धति चलती थी, आश्रम व्यवस्था भारत में चला करती थी। और उस आश्रम व्यवस्था में क्या हुआ करता कि शिक्षा का जो माध्यम हुआ करता वो ज्यादातर संस्कृत या फिर हिंदी माध्यम हुआ करता। गुरुकुल पद्धति चल रही है, जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है, वो गुरु के पास आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ना कोई सिलेबस हुआ करता किसी प्रकार का, केवल वो गुरु पर डिपेंड कर रहा है। गुरुजी के जैसे गुरुजी उसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो गुरुजी पर निर्भर है। वो उनको धनुष विद्या देते हैं, वो उनको तलवारबाजी सिखाते हैं, या फिर उनको वेद शास्त्र की शिक्षा देते हैं। यानी कोई जिस प्रकार से अपना वर्तमान में फिक्स पैटर्न है, भाई ऐसा कोई पैटर्न तो हुआ नहीं करता था। अब धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई, ब्रिटेन की सत्ता, यानी ब्रिटेन का शासन जब भारत में हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि 1834 में, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना 1834 से, 1834 में भारत का लीगल एडवाइजर बनाकर भेजा गया था लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले, जिन्हें 1834 में भारत का विधि सलाहकार बनाया गया था। 1834 में लॉर्ड मैकाले को भारत का विधि सलाहकार बनाया गया। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अब वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था। देखिए कि लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया था, यानी लॉर्ड मैकाले का जो सुझाव था वो इनका सुझाव था कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले भारत में जो शिक्षा का जो माध्यम हुआ करता, जो मीडियम हुआ करता, वो मीडियम या तो हिंदी हुआ करता या फिर संस्कृत हुआ करता। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। अब अंग्रेजी शिक्षा क्यों देनी चाहिए, उसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि आपको पता है कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो जो क्लर्कल जो वर्क होता था, ऑफिशियल जो वर्क होता था, जो क्लर्क के द्वारा किया जाता था, वो सारा अंग्रेजी भाषा में होता था। जो इंडियन थे, जो भारतीय लोग थे, वो अंग्रेजी जानते नहीं थे। इसलिए क्या करना पड़ता था कि ब्रिटेन सरकार को ब्रिटेन से क्लर्क हायर करने पड़ते थे। जो ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी आदमी काम करेंगे, जो मैन पावर चाहिएगी, वो मैन पावर सारी ब्रिटेन से हायर किए जाते थे। जब ब्रिटेन से हायर करके इंडिया में मैन पावर भेजी जाएगी तो भाई सीधी सी बात है, वो मैन पावर महंगी भी पड़ेगी। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया कि अगर हम इंडियंस को ही इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देने लग जाएं,
अगर हम भारतीयों को ही अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने लग जाएं तो ये जो क्लर्कल वर्क है, जो ऑफिशियल वर्क है, ये सारे इंडियंस ही करने लग जाएंगे। भारतीय लोग ऑफिसों में काम करने लग जाएंगे, और अगर भारतीय लोग ऑफिस में काम करने लग गए तो हमें ब्रिटेन से मैन पावर नहीं उठानी पड़ेगी, हमें ब्रिटेन से लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे, और ये जो इंडियंस जो मैन पावर होंगे, जो भारत के लोग होंगे, उनका यानी कि जो पेमेंट है एक तरीके से, यानी वो सीधा समय कह दूं कि मैन पावर भारत की सस्ती मैन पावर पड़ेगी। ब्रिटेन के मुकाबले जो भारत की मैन पावर होगी वो भारत की मैन पावर थोड़ी सस्ती होगी। इसलिए यहाँ पर लॉर्ड मैकाले ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, मैकाले को, जो लॉर्ड मैकाले हैं, मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कौन है? लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का मतलब जो हमारी वर्तमान में एजुकेशन चल रही है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, आपने देखा होगा कि मॉडर्न एजुकेशन में लगभग इंग्लिश मीडियम पर जोर दिया जा रहा है। इन्होंने भी इंग्लिश मीडियम पर जोर दिया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक। तो इतने बात भैया आपको समझ में आ गई होगी लॉर्ड मैकाले के बारे में। अच्छा, मैं बीच में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप मुझे आंसर दे सके तो, कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, तो फिर विश्व में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कॉमेंट कीजिए, पता है तो जल्दी से आप मुझे बताएं, विश्व में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? जल्दी बताओ भैया आंसर। क्या बात है, आपका कमेंट नहीं आ रहा किसी प्रकार का? आप भी सो गए क्या? एक बार कमेंट करके मुझे ये तो बता दो कि हम जग रहे हैं, कभी मैं अकेला ही बोलता रहूं। वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी बताइए भाई, विश्व में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चिन्नू कह रहे हैं जाग रहे हैं सर, अच्छी बात है भाई, जाग रहे हो तो आंसर का भी मैं वेट कर रहा हूं, आपकी तरफ से आंसर आ जाए तो। चिन्नू पता नहीं कौन है, चलिए आपको नहीं पता चिन्नू, मैं बता दूंगा, लेकिन औरों का भी वेट कर लें, आप में से किसी और का आंसर आ जाए। अंकुश पता नहीं सर। यहाँ जितने भी कैंडिडेट में देख रहा हूँ, जैसे कि पारुल यादव, चिन्नू, अंकुश, नगेंद्र यादव, संगम शर्मा, तो आप मेरी सुबह वाली क्लास में भी जैसे कि आप शामिल थे, तो क्या आप सभी मतलब कि टेट वगैरह की ही तैयारी कर रहे हैं? नगेंद्र यादव सर ऑप्शन, चलिए मैं विदाउट ऑप्शन ही बता देता हूं नगेंद्र जी। सही आंसर क्या होगा, यानी विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं चार्ल्स ग्रांट को, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, वह मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड मैकाले को, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने ही सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को देने की बात कही थी, इसलिए लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। एक बार मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैटर आपके सामने बोर्ड पर है, जल्दी से एक बार इसे कैप्चर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हुआ, 1834 तक की हमने बात कर ली। ये 1834 में लॉर्ड मैकाले विधि सलाहकार बनाए गए थे। इन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा देने की बात कही थी, तो आपको 1834 याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल 1835 ईस्वी याद रख लें कि 1835 ईस्वी में इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने की बात कही थी।
इसके बाद आगे चलकर क्या हुआ, चलिए और आगे की बात करते हैं। अब 1835 से आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1854 1854 ईस्वी में। अब हम बात करें, देखिए 1854 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1854 ईस्वी में आपने कभी जीके में पढ़ा होगा, वुड डिस्पैच भेजा गया था। 1854 में भाई भेजा गया था वुड डिस्पैच। डिस्पैच शब्द की अगर हम बात करें, क्या होता है डिस्पैच शब्द, तो देखिए जो डिस्पैच शब्द है, इस डिस्पैच शब्द के बारे में आपको बता दूं, आप लगभग सभी देखिए टीचर हैं, और अगर आपने कभी किसी भी स्कूल वगैरह में या किसी भी संस्था में अगर काम किया है, अगर आपने किसी भी संस्था में काम किया है, तो आपने एक चीज वहां पर कभी नोटिस की हो कि अगर संस्था से कोई भी लेटर, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेकर अगर कोई भी पत्र होता है, कोई भी लेटर होता है, और जब वो लेटर बाहर भेजा जाता है तो उस लेटर को एक डिस्पैच नंबर दिया जाता है। ध्यान दिया हो कभी आपने, उस लेटर को एक डिस्पैच नंबर दिया जाता है। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच एक ऐसा पत्र होता है जिस पत्र के द्वारा सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। डिस्पैच एक ऐसा पत्र जिस पत्र के द्वारा सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं वुड डिस्पैच की, जो 1854 ईस्वी में आया, और इस वुड डिस्पैच में भारतीयों को, इस वुड डिस्पैच में भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मैकाले ने अंकुश ने पूछा कि सर हिस्ट्री में बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय के फर्स्ट की वजह से मॉडर्न एजुकेशन शुरू की गई, फिर लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था ऐसा। सर भाई आप थोड़ी सी देर वेट कीजिए, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। टॉपिक अभी आपका आगे बढ़ने लग रहा है, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको एक एक चीज पता लगेगी। रोमा यादव धन्यवाद कि आप जाग रहे हैं, बस पढ़ते रहें लगातार। तो यहां पर मैंने कहा कि वुड डिस्पैच में भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा, भारतीयों को यहां पर टेक्निकल एजुकेशन देने की बात कही गई। टेक्निकल एजुकेशन क्यों, टेक्निकल एजुकेशन देने की बात क्यों कही गई, क्योंकि उस समय भारत में जितने भी, जैसे किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो लगभग हाथों से किया जा रहा है। इतने उद्योग धंधे यानी इतनी मशीनरी का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जा रहा था, लगभग हाथों से ही हर एक वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें मैन पावर ज्यादा लग रही है, श्रमिक ज्यादा लग रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। इसलिए वुड डिस्पैच में यह कहा गया कि हमें भारतीयों को टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, हमें भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। अगर भारतीयों को मशीनरी की जानकारी होगी, अगर हम भारतीयों को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उनको मशीनरी की जानकारी होती है, तो वो मशीनों के माध्यम से प्रोडक्शन करेंगे, और मशीनों के माध्यम से यदि प्रोडक्शन करेंगे तो मैन पावर भी कम लगेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ये टेक्निकल एजुकेशन देने की बात कही गई थी वुड डिस्पैच में। और इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का, ध्यान रखना, इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जिसे हिंदी में बोलते हैं महाधिकार पत्र, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या फिर भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। दो प्रश्न यहां तक आपके सामने इंपॉर्टेंट आए हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। चलिए इसके आगे और बात करें। अब देखिए इसके बाद की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम की, कि उस वक्त का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का हुआ करता, तो जो आपको पता है कि उस समय भारत में रियासतें, छोटी छोटी रियासतों में भारत बटा हुआ था। रियासतों के जो शासक हुआ करते, राजा या महाराजा हुआ करते, उन्होंने किसानों पर एक तरीके से इतने जैसे लगान वगैरह लगा रखे थे, इतने टैक्स लगा रखे थे कि किसान केवल उन लाग बागों के चक्कर में ही फंसा हुआ रहता था, उन्हें लगानों के कर्ज में डूबा हुआ रहता था, वो अपने बच्चों को शिक्षा की दहलीज तक कभी नहीं पहुंचा पाया।
यानी सीधा सा मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीब वर्ग हुआ करता, जो गरीब तबका हुआ करता, उस गरीब वर्ग के जो बच्चे हुआ करते वो बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते थे, बल्कि जो अमीर वर्ग हुआ करता, जैसे कि राजा के बच्चों की अगर हम बात करें तो राजा के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। यानी जो अमीर वर्ग के बच्चे थे वो अमीर वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन जो किसान, जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, उनके बच्चों की शिक्षा तक अभी पहुंच नहीं हो पाई थी। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। और उस मेयो कॉलेज में भी अगर हम देखें तो उस मेयो कॉलेज में भी लगभग अमीर घरानों के बच्चे ही वहां पर पढ़ते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान जो तबका हुआ करता, जो मजदूर तबका हुआ करता, जो गरीब तबका हुआ करता, उस गरीब वर्ग के बच्चों की अभी तक शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पाई थी। इसलिए सबसे पहले 1910 ईस्वी में, सबसे पहले 1910 ईस्वी में एक नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने समावेशी शिक्षा की मांग की थी। सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने समावेशी शिक्षा की मांग की थी। अब यहां पर अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक समान शिक्षा। एक समान शिक्षा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं, लेकिन गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो यहां पर डिमांड की गई एक समान शिक्षा की, यानी शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए, शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए और वो समान रूप से दी जानी चाहिए। यानी सीधा सा गोपाल कृष्ण गोखले ने यह मांग की थी कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, चाहे वो बच्चा गरीब है, चाहे वो बच्चा अमीर है। इसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। और इसी क्रम में मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1906 ईस्वी में जो गुजरात की बड़ौदा रियासत थी, उस बड़ौदा रियासत के शासक थे सियाजी गायकवाड़। सियाजी गायकवाड़ ने अपनी बड़ौदा रियासत में सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन भी किया था। जो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का यानी फ्री एजुकेशन का सबसे पहला प्रयास कहा जाता है, वो कब किया गया वो मैं आपको बता रहा हूं कि 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत के शासक थे सियाजी गायकवाड़। सियाजी गायकवाड़ ने सबसे पहले अपनी रियासत में, बड़ौदा रियासत में सबसे पहले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया था। इन्होंने यहाँ पर प्रयास किया था बालकों को फ्री एजुकेशन देने के लिए, कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए, जो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सबसे पहला प्रयास माना जाता है। तो देखिए यहाँ से आपके सामने दो प्रश्न आपके सामने आए कि भारत में सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास कब किया गया, तो प्रयास 1906 ईस्वी में किया गया बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ के द्वारा। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई, तो मांग की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन्होंने समावेशी शिक्षा की मांग की थी, एक समान शिक्षा की मांग की थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। लेकिन इस मांग को ब्रिटेन सरकार ने ठुकरा दिया था, यानी गोपाल कृष्ण गोखले की मांग को ब्रिटेन सरकार ने नहीं मानना था। इस मांग को ब्रिटेन सरकार के द्वारा ठुकरा दिया गया, इस मांग को ब्रिटेन सरकार के द्वारा नहीं माना गया। तो यहां तक आप मुझे एक बार बताएं, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक बार जल्दी से आप मुझे बताएं यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको कमेंट करके बताएं क्लियर है या फिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी वास्तविकता है वो मुझे बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं टॉपिक का कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करो। संगम शर्मा क्लियर है सर, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। संगम शर्मा के आगे भाई और भी बता दीजिए। पारुल यादव, यस सर आ गया। चलिए तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 1910 तक की हम बात कर चुके हैं कि 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने समावेशी शिक्षा की मांग की थी। प्रश्न ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
या एक समान शिक्षा की मांग किसके द्वारा की गई? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न कि भारत में सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो सियाजी गायकवाड़ के द्वारा किया गया। अब इसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। सम्मेलन हुआ भाई अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, और ये सम्मेलन हुआ था वर्धा में, इसलिए इस सम्मेलन को वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस सम्मेलन को वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रीति यादव आ गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रवीण क्लियर है सर। चलिए आगे समझिए। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन होता है भाई 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में, और वर्धा में यह सम्मेलन हुआ इसलिए इसको वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस वर्धा सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, इस वर्धा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई, वो अध्यक्षता की गई महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए एक तो ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्धा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्धा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्या था इस वर्धा सम्मेलन में कि इस वर्धा सम्मेलन ने महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बेसिक एजुकेशन प्लान। इंग्लिश में दोस्तों इसे कहा जाता है बेसिक एजुकेशन प्लान। इस वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन के लिए एक प्लान दिया था। अब इस प्लान में क्या था देखिए कि इस बुनियादी शिक्षा के तहत महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि हमें बच्चों को किताबी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हमें बच्चों को जो किताबी ज्ञान है वो किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, हमें उन्हें बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए। और बुनियादी शिक्षा से यहाँ पर गांधी जी का मतलब था जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की एजुकेशन दे दी जाए बच्चों को, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दिया, या फिर लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाना सिखा दिया, पेंटिंग ड्राइंग सिखा दी, यानी उन्हें बेसिक एजुकेशन। सीधा सा मैं बता दूं आपको कि बुनियादी शिक्षा योजना के तहत गांधी जी ने विशेष रूप से जोर दिया था बालकों को हस्तकला की शिक्षा देने पर, या मैं कह सकता हूं कि गांधी जी ने यहां पर जोर दिया था बालकों को हाथ का कारीगर बनाने पर। हाँ बिल्कुल, पारुल यादव हैंडीक्राफ्ट, मैंने बता दिया हस्तकला की शिक्षा पर गांधी जी ने जोर दिया था यहाँ पर कि बालकों को हमें किताबी एजुकेशन देने के बजाय हमें बालकों को हाथ का कारीगर बनाना चाहिए। अगर हम उसे हस्तकला की शिक्षा देते हैं, हम उसे हाथ का कारीगर बनाते हैं, तो उसे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, वो सेल्फ डिपेंड होगा, वो आगे चलकर स्वयं का अपना किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकता है। इस प्लान को कहा गया वो बेसिक एजुकेशन प्लान कहा गया। इसमें महात्मा गांधी ने यह भी बात कही गई थी कि ये जो एजुकेशन होगी, ये एजुकेशन सभी के लिए निःशुल्क होगी, यानी इसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, सभी के लिए निःशुल्क एजुकेशन रहेगी। निःशुल्क क्यों होगी भाई? जब स्कूल में बालक पढ़ेगा तो उसकी फीस क्यों नहीं लगेगी? तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे, यानी जैसे मान लीजिए आप उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं, आप उसे लकड़ी के खिलौने बनाना सिखा रहे हैं, जब आप उसे कुछ भी सिखाएंगे तो उस बालक ने सीखते सीखते जो भी वस्तुएं बनाई हैं उन वस्तुओं को बाजार में बेचा जाए, और उन वस्तुओं को बाजार में बेचकर वहां से विद्यालय का खर्च चलाया जाए, यानी बालक के माता पिता से किसी प्रकार की फीस नहीं वसूलनी है। ये था महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन प्लान। तो एक बार जल्दी से आप मुझे बताएं बेसिक एजुकेशन प्लान में कोई दिक्कत है तो जल्दी कमेंट करें, वरना फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनलाइन विद्यालय सर साइंस की क्लास कब है? भाई साइंस की क्लास हो चुकी 12 बजे होती है। रोमा यादव ने बता दिया हो चुकी साइंस की क्लास 12 बजे होती है भाई। पूछें आप जल्दी से, अगर इस बेसिक एजुकेशन प्लान में आपको कुछ पूछना है। मैंने सीधा सा बता दिया कि इसमें महात्मा गांधी ने हस्तकला की शिक्षा देने पर जोर दिया था कि बालकों को हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सके, और बालक सीखते हुए जो कुछ भी मटेरियल बनाएगा उसी को बाजार में बेचकर विद्यालय का खर्च निकाला जाएगा, यानी बालकों से भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेनी है। अंतिम नो सर, नगेंद्र यादव नो सर, अंतिम काफी लेट शायद नींद खुली है,
बहुत लेट जाग रहे हो? क्लियर है बिल्कुल? संगम शर्मा नो सर। तो चलिए बेसिक एजुकेशन प्लान क्लियर है। तो देखिए हमने बात कर ली 1937 तक, 1937 तक हमने बात कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1947 में भारत आजाद हो गया। मैंने कहा था कि आरटी के टॉपिक को हम दो भागों में बांटकर चलेंगे, एक आजादी से पहले की बातें और एक आजादी से बाद की बातें। तो आजादी से पहले की बातें दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं बात करूंगा 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो 1947 में जैसे ही भारत आजाद होता है तो भारत की आजादी के बाद 1948 में सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर 1952 में मुदालियार आयोग बनाया जाता है। फिर 1964 में डीएस कोठियारी की अध्यक्षता में कोठियारी आयोग बनाया जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना होती है, यशपाल कमेटी बनाई जाती है। वो सारी बातें 1947 के बाद की है। तो दोस्तों भारत की आजादी से पहले के बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब मैं क्लास को कल आगे बढ़ाऊंगा, क्लास का टाइम हो चुका है, अगली क्लास अभी आपकी शुरू होने वाली है। तो अब हम कल क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम 1947 के बाद, कि 1947 के बाद सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया कि 1947 के बाद 1948 में सबसे पहले डॉक्टर एसपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। तो कल से दोस्तों हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग से शुरू होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां से कॉन्टैक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।